चलो माय डियर, chapter number 4, that is chapter number 4, that is supply analysis. My dear, kindly pay attention. Supply analysis. Oh my dear, just pay attention here. अब तक हमने इकोनॉमिक्स के अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है 3B में, वो चार, ये जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू थे वो सभी पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेट करते थे। लेकिन अब हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो सारा बिहेवियर किसका होने वाला है? सप्लाई एनालिसिस का होने वाला है। सो यू हैव टू बी पे अटेंशन टुवर्ड्स कि सप्लाई में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आ गया है, डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है, तो सप्लाई में आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है। नाउ फर्स्ट, the basic function of the producer is to produce goods or services which are offered for the sale in the market। यानी किसी भी तरह, यानी सप्लाई एनालिसिस जब भी हम पढ़ेंगे तो इसमें किसके बारे में ज्यादातर बात किया जा रहा है सर? प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में। किसके बारे में सर? सर प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर होता है? प्रोड्यूसर का सिंपल सा बिहेवियर आता है, ही वांट्स टू सेल more commodity at more price। ज्यादा कमोडिटी वो ज्यादा प्राइस पे बेचना चाहता है इन ऑर्डर टू मेक मोर प्रॉफिट। ज्यादा प्राइस, ज्यादा कमोडिटी ज्यादा प्राइस पे बेचेगा तो उसको ज्यादा क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सो विद द इंटेंशन टू मेक ह्यूज प्रॉफिट, अ प्रोड्यूसर वांट टू सेल मोर कमोडिटी एट अ मोर प्राइस। प्रोड्यूसर का बिहेवियर कि मेरे को सामान बेचना है, साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी करना पड़े, सामान बेचना है ताकि मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट। इफ आई हैव टू मेक द प्रॉफिट, अगर मुझे प्रॉफिट बनाना है तो मुझे सामान क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। सो वो क्या चाहता है? ही वांट्स टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज जो मार्केट में बेचने के लिए निकाला जा सकता है। क्लियर है? So what is market? The market forces determine the price of the goods or services. Therefore, the study of supply is an important factor as study of demand. मार्केट में दो फोर्सेस साथ में चलती है, डिमांड फोर्स, सप्लाई फोर्स। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करेगा? सप्लायर, सेलर। तो कंज्यूमर और सेलर दोनों की ताकत एक साथ चलती है। सो जितना हमने डिमांड से रिलेटेड पढ़ा, जितनी चीजें हमने डिमांड से रिलेटेड पढ़ी, उतना ही इंपॉर्टेंट सप्लाई एनालिसिस को पढ़ना भी जरूरी है। क्लियर है क्या? सो द टर्म सप्लाई इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा, वो वर्ड कौन सा है मुझे वो बताओ। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, वो वर्ड कौन सा होने वाला है वो जरा मुझे यहाँ पर बताओ। कौन सा रिलेशनशिप? सप्लाई, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो द टर्म सप्लाई इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। सो कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पे शोकेस करेगा, उस रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इसको कहते हैं बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं सर? डायरेक्ट रिलेशनशिप। पक्का? डिमांड और सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप था? डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप था? इनवर्स है ना, या फंक्शनल? यहां पर फंक्शनल के साथ साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप? डायरेक्ट का मतलब होता है अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। क्लियर है क्या? नाउ पे अटेंशन। इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, छोटे छोटे 2-2 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इसकी गारंटी है। सो पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है टोटल आउटपुट। क्या आता है बेटा? टोटल आउटपुट। सो व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज द प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन।
यानी जो भी आप प्रोडक्शन करते हो उस प्रोडक्शन में जितना भी सामान आपने बनाया उसको क्या बोलेंगे सर? आउटपुट। क्या बोलेंगे सर? Output can be defined as the sum of the total quantity of the commodity produced at a given period of time in the economy. इकोनॉमी के अंदर आपने जितने भी प्रोडक्ट को बनाया होगा उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उस सभी गुड्स को क्या कहा जाएगा? आउटपुट। एक दुकान वाला देखा, मिठाई का दुकान वाला देखते हो, मिठाई का दुकान वाला जो है एक टाइम पे जो चीजें बाहर डिस्प्ले में लगी होती है, डिस्प्ले पता है क्या होता है? जहां पर आप टेका लगा के अंकल कितने का दिया ऐसा करते हो, तो वो जो डिस्प्ले पे मिठाइयाँ लगी रहती है वो उसका क्या है सर? आउटपुट है। क्योंकि वो कहाँ पर बनाया उसने? फैक्ट्री में बनाया। बनाने के बाद वो फैक्ट्री को अंदर तो सामान रखेगा नहीं, वो कहाँ रखेगा? बाहर रखेगा। तो बाहर मतलब टोटल आउटपुट, बाहर मतलब टोटल आउटपुट। तो वो डिस्प्ले में कि इतना मैंने आज बनाया, मैंने आज 10 किलो मिठाई बनाई, तो 10 किलो बनाई तो वो उसका क्या हो गया सर? आउटपुट। वैसे देश के अंदर आज इस पूरे देश के अंदर आज एक साल के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उगाया जाता है, सप्लाई किया जाता है, उस सभी चीजों को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? टोटल आउटपुट। ठीक है, फिर आ जाओ स्टॉक एंड सप्लाई। पहला क्या था? टोटल आउटपुट। दूसरा क्या है? स्टॉक। और तीसरा क्या है? सप्लाई। पहला क्या था? आउटपुट। आउटपुट मतलब आपने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड किया, बनाया। घर पे मम्मी कितनी रोटी बनाई? तो मम्मी ने 20 रोटी बनाई, तो 20 रोटी क्या हो गई? वो आउटपुट। ठीक है, 20 रोटी क्या हो गई? आउटपुट। अब जितना आपका आउटपुट है उसी के बेसिस पर क्या डिपेंड रहेगा? आपका स्टॉक। और उसी स्टॉक के बेसिस पर आपका क्या डिपेंड रहेगा? सप्लाई। सो पहला स्टेप क्या है? आउटपुट। पहला क्या है? दूसरा स्टॉक, तीसरा सप्लाई। स्टॉक इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल विद द सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितनी कमोडिटी बेचने के लिए तैयार है उसको कहा जाएगा स्टॉक। एक एग्जांपल देता हूं। मानो एक मिठाई वाला है, या एक समोसा बेचने वाला है, या इडली बेचने वाला है। सुबह सुबह जब वो धंधा खोलता होगा या साइकिल लेके निकलता होगा या अपनी शॉप खोलता होगा, तो उसको आज इतना तो पता होगा कि कितनी कमोडिटी वो बेचने वाला है। आज किसी इडली वाले को पूछे तो बोलेगा आज मैंने 500 इडली लेकर आया। 500 इडली आज उसने बनाई है, बेचने नहीं आया, बनाया है उसने। ठीक है, अब बनाते बनाते बेचारे को भूख लगी तो उसने से 4 इडली खा लिया, तो 496 इडली उसके स्टॉक में पड़ी है, जो वो लोगों को बेचने वाला है। बनाया क्या, बेचने के लिए लाया क्या, और जो बेचेगा, वो तीनों में क्या है? फर्क है। समझा? बात समझ में आ रही है कि आज कितने लोगों का खाना बनाया वो आपका आउटपुट है, कितने लोगों के लिए खाना आप बेचने के लिए उतार रहे हैं उसको कहेंगे स्टॉक, और एक्चुअल में आप जितना बेचोगे उसको कहेंगे सप्लाई। लोगों को जितना मिलेगा, कस्टमर को जितना मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप कितना कमोडिटी बेचने के लिए निकाल रहे हो उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। क्या बोलेंगे सर? मानो आपने बहुत दिल जान मेहनत से, ठीक है, दिल और दिमाग से बहुत मेहनत की। क्या बोला मैंने? मानो। हाँ, मानो। और आपने इतने संघर्षों से 12वीं का एग्जाम दे दिया, क्योंकि आने वाला दिन फरवरी है और 95% लोग अब एक्टिवेट होना चालू हो गए। याद है मैंने जब आपका लेक्चर स्टार्ट किया था तभी से मैंने कहा था आप लोगों में से कुछ प्रजाति ऐसी होगी जो 12वीं में आने के बाद हो जा रहे, मैं 12वीं में आ गया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? पढ़ाई। तो ये 10% लोग होते हैं जो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। बाकी के लोग एडमिशन लेके रखते हैं कि जब जब मन करेगा तब पढ़ेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 ऐसा गिन के रखते हैं, 12 महीना है तो जब तक ये उंगलियों में दिन नहीं आते या उंगलियों में महीने नहीं आते तब तक पढ़ाई चालू नहीं करेंगे। फिर एक टाइम आता है अब तो सिर्फ 5 महीने बचे, अब पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ लोग आते हैं बोलते हैं जिस साल मेरा एग्जाम है वो साल आने दो, 2024 में आपका पेपर, तो कुछ लोग 2024 की न्यू ईयर मनाने के टाइम पर
एक्टिवेट हुए होंगे कि यार ये साल तो मेरा पेपर है, और जो बचे कुचे लोग होंगे वो 101% कल से एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि कल क्या है, फरवरी 2024 की शुरुआत। और तब याद, अरे ससुरा 20 तारीख को पेपर है, और जो मरा हुआ व्यक्ति होगा वो भी जिंदा हो जाएगा 19 फरवरी को। और कुछ लोग तो सच में जिंदा हो चुके हैं। पूछो क्यों? हॉल टिकट देखकर। जिसकी मैं कल्पना कर रहा था वो घड़ी आ गई, मेरे घड़ी ना चली लेकिन मेरी घड़ी आ गई। मतलब जो सोच रहा था 12वीं का एग्जाम आएगा आएगा आएगा, 12वीं का एग्जाम भी बोलता आ गया आ गया, जिसका तो इंतजार कर रहा था वो घड़ी आ गई, अब तो पढ़ाई कर ले। वो बोलता नहीं, हॉल टिकट में लिखा है 20 तारीख को पहला पेपर है, तब मैं पढ़ेगा। 21 तारीख को ओके, मैं तो तुमको एक दिन पहले प्रिपेयर कर रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छी तरीके से गए, आप सभी ने अच्छी प्रगति की, अच्छी उन्नति की, अच्छा रिजल्ट आया, और फाइनली आप लोग सभी के सभी माँ बाप मिठाई की दुकान पर पहुंचते हैं। हर मिठाई की दुकान वाला मेरे पर्सनल कांटेक्ट में, क्योंकि मेरे को पहले पूछता है सर रिजल्ट कब आएगा, मेरे को 2 दिन पहले बता देना। बोला क्यों? बोला सर स्टॉक रेडी करना पड़ता है मिठाई का। बोला भाई वो जमाना चला गया जब लोग भाग भाग के मिठाई खरीद के पहुंचाने आते थे, अब तो लोग व्हाट्सएप से काम चलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हाँ मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते, हाँ मेरे को इन्फॉर्म भी नहीं करते, वो दूसरों के स्टेटस से पता चलता अच्छा इसका ये रिजल्ट आया। तब जब से मेरे को पता चला इतना स्ट्रगल है रिजल्ट पता करने में, तो तकरीबन 10 साल पहले हमने रूल चेंज कर दिया। हॉल टिकट आते रिजल्ट, सॉरी हॉल टिकट आते ही पहले एक कॉपी हमारे पास जमा हो जानी चाहिए, और पक्का है 21 तारीख तक मार मार के जमा कर ही लेते अपन, ताकि रिजल्ट के टाइम पे तुमको पूछने की जरूरत हम निकाल लेंगे बेटा, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा रिजल्ट आता तो भी नहीं बताते, बुरा आता तो भी नहीं बताते, क्योंकि पता है ना साल भर यही तो कमीना था जो बोल बोल के पढ़ाता था, अब तो पढ़ ले अब तो पढ़ ले, लेकिन पढ़ते ही नहीं थे अपन। तो मान लो ऐसा टाइम आ गया अच्छा खासा, तो उस दिन दुकान वाले ने बोला आज 12वीं का रिजल्ट है, 11 बजे रिजल्ट है, तो अपने पास मौका है कि अच्छा खासा स्टॉक रेडी कर दे। तो मिठाई वाले ने 50 किलो मिठाई रेडी की, तो 50 केजी मिठाई रेडी की। 50 केजी मिठाई, वो क्या था उसका आउटपुट था, क्या था वो, उसने डिस्प्ले में लगाया, डिस्प्ले में कांच में लगाया, वो क्या बन गया, उसका स्टॉक बन गया। ठीक है, और वो दिन भर बेच रहा है। तो दुकान पे जाओगे, अंकल ये मिठाई कितने का दिया, होता है ना। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं ना, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो 11वीं का 11 बजे आपने 1 बजे आपने रिजल्ट चेक किया। पहले क्या होता था, विनाश की तारीख जो थी ना वो तय होती थी, और जो समय था वो बता दिया जाता था। अब 1 बजे का विनाश का समय, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है यू आर वेरी एक्साइटेड, ओह माय गॉड मैं पास हो गया, मैं पास हो गई। अब कहानी में ट्विस्ट, जैसे आपने आपका रिजल्ट देखा, अब आपको खुशी नहीं हो रही है, आप पहले पूछ रहे हो भाई तेरा कितना आया, ये भाई का 65 आया, वो भाई को 60 मिला, तेरे से ज्यादा आया। और फिर हेलो भाई तेरा कितना है, 75, उसको 75 कैसे मिला, ये बोर्ड वाला पक्का चीटिंग किया रहेगा। मतलब अपने दोस्त का रिजल्ट अपने से कम हो जाए चलेगा, अपने से ज्यादा नहीं आना चाहिए। पचती नहीं है ना खुशी अपने को, तो अभी मम्मी पापा मोटिवेट किए, बेटा कुछ नहीं होता है, सबके साथ होता है, अपने पास अभी ग्रेजुएशन है, बता तू 12वीं के बाद क्या करेगा,
बोले 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 क्या करेगा, मतलब क्या क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तू क्या कर रहा था? 12वीं तेरा बेटा करेंगे। जो कांडर कैटेगरी के बच्चे होते उनके माँ बाप उनकी पहले शादी कर रहे थे 12वीं के बाद, पढ़े लिखे लोगों को रुकते। तो मम्मी पापा बोलेगे बेटा एक काम कर, बड़े भाई बहन के पास जा, वहां से गाइडेंस लेकर आ। तो ये बंदा निकलता है बाजू वाली गली में दोस्त के पास जाता है। वो दोस्त वाला भी क्या बोलता है, भाई तू टेंशन मत ले, 12वीं का रिजल्ट आ गया ना अभी, अपन सीधा अपने कॉलेज में आके इन हाउस कैटेगरी में बीकॉम लेंगे, गपचुप से सुमड़ी में 3 साल एंजॉय करेंगे। ये बंदा बोलता है मैं बीकॉम लूंगा। तू क्या ले रहा है? बोलता बीकॉम। मैं भी बीकॉम लेगा। मतलब आधे लोग बीकॉम में क्यों आते हैं में, दोस्त आ रहा है ना, मैं भी इधर आएगा। और अगर किसी मान लो किसी बंदे ने, तुम्हारा खास दोस्त है, उसने बैफ लिया, तो तुमको बैफ का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, पापा मेरे को भी बैफ लेना है। पापा ने पूछा क्यों? मेरा दोस्त ले रहा है ना, मैं भी लेगा। तो गाइडेंस क्या, तेल लगाने। बोले पापा ने बोले एक काम कर बेटा, पास हो गया, एक काम कर मिठाई का डब्बा लेके सर के पास जा, वो राक्षस भी कुछ ना कुछ बताएगा ही बताएगा। तो मेरे पास आया, मैं बोला बेटा बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम क्या लेना है। बोला उसका एडवांटेज क्या है, तो उसको सब समझाया, एक्सप्लेन किया, 1.5 घंटे एनर्जी में लगाया, सब कुछ बताया। बोला सब, फिर वो घर पे जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, 2 दिन के बाद वापस आता है, सर वो चाचा के लड़के ना, चाचा के वो सीए बता रहे थे, सीए करूं क्या? अकाउंट से 30 मार्क मिल रहा है, ठीक है, ओरल मिला के तू पास हुआ है 45, सीए करना है इनको। सीए कर सकता है? हाँ कर सकता है, ग्रेजुएशन के बाद कर बेटा, तेरे से फाउंडेशन निकलेगा नहीं। अकाउंट्स बहुत मुश्किल से निकला है, फाउंडेशन में तो मैथ्स भी है। मतलब तो अगर अकाउंट से निकल भी जाएगा तो फाउंडेशन में अटक जाएगा। उससे अच्छा तेरे लिए सेफ प्ले, तू ग्रेजुएशन कर, ग्रेजुएशन क्लियर कर, उसके बाद सीधा क्या कर, सीए आईपीसीसी यानी इंटरमीडिएट कर। पहला लेवल तेरे लिए है ही नहीं। नहीं तो क्या आएगा, नहीं वो चाचा के लड़के ने बोला फाउंडेशन देना जरूरी है, मर तो, मेरे को क्यों पूछ रहा फिर? तब तो डिसाइड करके आया है तो तू करना है तो कर, है ना। अब वो करने के लिए जा रहा है, फर्स्ट ईयर क्लियर, एफ बीकॉम क्लियर, फाउंडेशन अटका, सेकेंड ईयर बीकॉम क्लियर, फिर भी फाउंडेशन अटका। अब खुद ही बोलता है सर एक काम करता, आप बोले थे वो सही था, ग्रेजुएशन का सीधा आईपीसीसी में करना चाहिए था। तो मतलब अभी छोड़, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता सीधा आईपीसीसी में एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्योंकि सीए वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यू नीड लॉट्स ऑफ टाइम टू गेट प्रिपेयर फॉर इट। वो एग्जाम्स कैसी एग्जाम्स होती है पता है? वो एग्जाम्स एग्जाम देने से पहले तैयारी की जाती है, प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे ऐसा टाइम पास नहीं चलता है, वहां पे ऐसा टाइम पास नहीं चलता है, कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, पहला क्वेश्चन देके फट जाती है लोगों की। मैं इस बार सीए फाउंडेशन का एनपीओ का क्वेश्चन देखा, क्या देखा? एनपीओ का क्वेश्चन। जिंदगी में एनपीओ का क्वेश्चन पहली बार ऐसा देखा मैंने। तुम्हारे एनपीओ के क्वेश्चन में क्या पूछता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछता है, एडजस्टमेंट देता है, आपको क्या बनाने बोलता है, और बैलेंस, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। पेपर में पूछा क्या पता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है, बोला रिसिप्ट और पेमेंट और बैलेंस शीट बनाओ, गेम ओवर, गेम ओवर। सरप्लस दिया है, यानी आज तक जो तुम बनाते थे वो दिया है, और जो आज तक तुमने कभी बनाया नहीं वो बनाने बोला है। अब जो बच्चा दिमाग वाला है वही अटेम्प्ट कर सकता है। सो उसकी प्रिपरेशन, यानी अगर आपने एक टॉपिक की प्रिपरेशन 40 क्वेश्चन की है तो इसका मतलब वो 40 क्वेश्चन सफिशिएंट है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यू नीड अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है पता है? जब सीए फाइनल का रिजल्ट आप चेक करते हो। सीए फाइनल का रिजल्ट क्लियर होने के बाद आपके टीचर ने अगर आपको पढ़ाया है और आपका सीए क्लियर होता है तो आप अपने टीचर के लेवल पर आ जाते हो, बिकॉज उसका भी सीए, इसका भी सीए, आपका और उनका लेवल मैच।
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो अगर आपको वो लेवल तक जाना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये सारी चीजों की इंटेंसिटी है। और ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये सारा टॉपिक आपको सीए में मिलता है। बट क्या होता है, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, डीप में लिखना पड़ता है। पढ़ तो लेते हैं, लिखने के लिए कंटेंट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बैक टू द टॉपिक। जितनी भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है विच इज रेडी फॉर सेल, विच इज रेडी फॉर सेल इज इट इज कॉल्ड एज स्टॉक। और जितना भी स्टॉक है उसी में से आप बेचोगे। ऐसा तो नहीं है कि अंकल मेरे को 10 किलो मिठाई देना। अंकल ने बोला बेटा मेरे पास सिर्फ 8 किलो अवेलेबल है, स्टॉक कितना है 8 किलो, सप्लाई कितना करना है 10 किलो, कर सकते हो क्या? नहीं। तो आप बोलोगे बेटा एक काम करिए 8 किलो लेकर जा, 2 किलो आधे घंटे बाद आकर लेकर जाना। तो स्टॉक कैन नॉट बी लेसर देन सप्लाई। स्टॉक जो है वो इक्वल हो सकता है सप्लाई के, सप्लाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टॉक। ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सप्लायर रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड दैट द सेलर इज एबल टू एंड विलिंग टू सेल। आपने दो वर्ड बोला बेटा, एक एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। जाते बार्गेनिंग करते हैं ना अपन, नहीं करते? अरे अंकल काजू कतरी कितने का दिया? बोला 800 रुपए किलो। 10 किलो अंकल चाहिए, 8,000 रुपए का मिठाई लेके जाएगा क्या? थोड़ा तो कम करो। वो बोलता है एक काम को 680 दे देना। तुम बोलते सीधा 120 रुपए कम, मतलब दाल में काला है। तुम दूसरे दुकान पे जाते हैं, वो सीधा 800 रुपए की मिठाई 780, अरे वो 680 वाला ही सही था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका प्राइस आप डिटरमाइन करते हो, क्या डिटरमाइन करते हो? उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आप कितने प्राइसिंग उसको ऑफर करते हो बेचने के लिए, उसको बोला जाता है सप्लाई। स्टॉक इज आउटकम ऑफ प्रोडक्शन। स्टॉक कैसे आएगा सर? प्रोडक्शन से, यानी आउटपुट है ना। और जो सप्लाई है वो कहां से आएगा सर? स्टॉक से। मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या बताया? आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या आ जाएगा? स्टॉक में, और इसी स्टॉक से क्या किया जाएगा? सप्लाई। मिठाई की दुकान में मिठाई बनती किचन में है, हलवाई के यहाँ पे बनती किचन में, वहां से लाकर डिस्प्ले में रखा जाएगा। तो जो अंदर बना वो आउटपुट था, जो डिस्प्ले में है वो स्टॉक है, उसमें से जो बेचा जाएगा वो क्या है? आपका सप्लाई। स्टॉक कैन बी इंक्रीज इफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीज। स्टॉक बढ़ाया जा सकता है अगर प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो। जैसे रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, या फिर जो भी बोलते हैं ना दिवाली होली वगैरह का फेस्टिवल आता है, तो उसमें मिठाई वाले क्या करते हैं? अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, मिठाई का दुकान बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा मिठाई बनाते हैं, एक्स्ट्रा किलो बनाते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पर डिमांड को फुलफिल किया जा सके। देखो दिवाली के टाइम पे जिसने जिंदगी में कभी दुकान की शक्ल नहीं देखी रहेगी ना, वो भी दुकान चालू करके बैठा था, है ना। जिसने जिंदगी में कभी दुकान में कदम नहीं रखा है वो भी मिठाई बेच रहा है, क्योंकि उनको पता है लोग खरीदेंगे, ये बेचेंगे कैसा भी। और बनता मिठाई होती तो एक ही तरह, खाली क्या रहता है? साचा अलग रहता है। गोल बनाया तो पेड़ा बन गया, मोदक में डाला तो मोदक बन गया, बस यही तो करना रहता तो इंग्रेडिएंट वही है। उसके बाद सप्लाई कैन बी इंक्रीज इफ द स्टॉक इज इंक्रीज। अगर स्टॉक बढ़ा दिया गया तो सप्लाई भी इंक्रीज किया जा सकता है। उसका स्टॉक इज जनरली मोर देन सप्लाई। स्टॉक जो होता है सप्लाई से ज्यादा होता है, और जो सप्लाई वो क्या होता है? इट इज लेस देन या फिर इक्वल टू स्टॉक। क्लियर है? पक्का? स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? स्टैटिक। एंड इट इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड टाइम। मैंने बनाया, मैंने बना के रख दिया, इसका प्राइस और इसके टाइम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मम्मी सुबह उठती है, खाना बनाती है और रख देती है बना के। प्रोडक्शन बनाया, खाना बनाया, रख दिया, तुमको जब मर्जी है तब आओ, खाओ और जाओ, उससे कोई लेना देना। प्रोडक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द टाइम एट ऑल। लेकिन सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका प्राइस से बहुत ज्यादा लेना देना होता
है और टाइम से। प्राइस और कितने लोग रात को लंच करते हैं? कितने लोग रात को लंच करते हैं? ये सर क्या बोल रहे हैं, रात को डिनर होता है? नहीं, कुछ लोग होता है जो दोपहर का खाना रात को खाते हैं, तो लंच ही हुआ ना वो। तो इसका मतलब सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम से रिलेटेड हो सकता है और प्राइस से रिलेटेड हो सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। याद है सबको? इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट डिमांड हमने पढ़ा था। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड पढ़ा था, वही चीज यहां पर अपने को रेसिप्रोकेट करना है। नाउ पे अटेंशन। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक सप्लायर बेच रहा है, और मार्केट सप्लाई मतलब बहुत सारे सप्लायर बेच रहे हैं। कंज्यूमर वहां पे डिमांड करता था, सप्लायर यहां पर सप्लाई करता है। ये चीज है 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, यानी प्राइस अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। मैंने बार बार बताया, हर बार बताया, सप्लायर का मेन इंटेंशन क्या होता है? इन ऑर्डर टू मेक ह्यूज प्रॉफिट, ही वांट्स टू सेल मोर कमोडिटी एट अ मोर प्राइस। ठीक है, सप्लायर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करोगे तो समझो 1, 2, 3, 4, इसका डबल कर दे 2, 4, 6, 8, ट्रिपल कर दे 3, 6, 9 और 12, है ना? इफ यू एड 6, 12, 18 और 24, क्लियर है? डेटा हमेशा सिंपल रखने की कोशिश करो। अब प्राइस क्या बोलता है सर? 10, 20, 30 और 40, 10, 20, 30, 40, और सप्लायर में 1, 2, 3, 4। 10 के लिए क्या था सर? 1, 20 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए। तो इफ यू टेक द कैलकुलेशन वाला पार्ट, इफ यू एड द पॉइंट्स, आपका सप्लाई कर्व क्या जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ है ना? सेम मार्केट सप्लाई में भी ऐसे ही करना है सर। 10, 20, 30, 40, 6, 12, 18, 24, 10 के लिए 6, 20 के लिए 12, 30 के लिए 18, 40 के लिए 24, सबको मिला दो। ठीक है, याद है किसी को? डिमांड कर्व कौन सा स्लोप था और सप्लाई कर्व कौन सा स्लोप है? डिमांड कर्व क्या होता है सर? डाउनवर्ड, और सप्लाई कर्व अपवर्ड। डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड। प्रॉब्लम है? लॉ ऑफ सप्लाई याद है सबको? लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। The law of supply introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics, which was published in the year 1819, and explain the supplier's behavior. मैंने डिमांड वाला अगर आपने याद किया रहेगा तो सप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान है। लॉ ऑफ सप्लाई, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ सप्लाई। बाकी वहां पर कंज्यूमर बिहेवियर था, यहाँ पर क्या जाएगा सर? सप्लायर बिहेवियर। ज्यादा डिस्कशन इस पे क्यों नहीं करा? बिकॉज ये चीजें बार बार हर क्वेश्चन में रिपीटेटिव नेचर की आदि है। द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। सर ये तो डिमांड में भी था, वहां पर भी कौन सा रिलेशन था? फंक्शनल रिलेशनशिप था। यहां पर भी क्या है सर? फंक्शनल रिलेशनशिप है। सर फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? यहां पर आपको स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। देखो यहां पर दिख रहा है, वहां पर हमने क्या दिखाया था? डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज फंक्शनल विद द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। यहां पर भी सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर है? इसलिए सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी फंक्शन ऑफ पी कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, यानी जो चीजें हमने वहां पर एक्सप्लेन की थी वही चीजें यहां पर भी क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ लॉ। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल,
Higher the price of a commodity, more the quantity supplied. Lower the price of a commodity, less the quantity supplied. Higher the price of the commodity, more the quantity supplied. Lower the price of the commodity, less the quantity supplied. हायर का क्या हो गया सर? लोअर. मोर का क्या हो गया सर? लेस. क्लियर है क्या? हाँ है ना? इसका शॉर्ट एंड स्वीट में अगर अपन बोले हायर द प्राइस, लोअर द, सॉरी, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई. ठीक है, सिंपल में वही बता रहा है. अब यहां पर क्या हो रहा है? डायरेक्टली रिलेशन विद द प्राइस. सप्लाई जो है वो क्या है? सब प्राइस से डायरेक्ट रिलेशनशिप में. कौन से रिलेशन में सर? डायरेक्ट रिलेशनशिप में. क्लियर है? नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट. पक्का? नाउ पे अटेंशन, ध्यान दो. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3, 4, 5. छोटा कमोडिटी लिया. सेम चीज अब यहां पर एक्सप्लेन करो. 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 10 के लिए 1, 20 के लिए 2, 30 के लिए 3, 40 के लिए 4, 50 के लिए 5. सो यहां पे कौन सा रिलेशन आएगा सर? ठीक है, समझा? डायग्राम एज इट इज बनाना है. एक्सप्लेनेशन भी कैसे करना है? एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है सर? क्वांटिटी सप्लाइड. वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है सर? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. एसएस आपका क्या है? एसएस सप्लाई कर्व. कौन सा कर्व है सर? सप्लाई कर्व. ठीक है. उसके बाद when the price is rupees 10, 1 kg of the quantity supplied. As the price increases, supply increases. Price बढ़ते गया, supply बढ़ता गया. Therefore, it slopes upward, upward from left to right, showing direct relationship between price and supply. ठीक है. Demand curve downward, supply curve upward. ठीक है. डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है. कौन सा रिलेशन है? इनवर्स. पर डिमांड और सप्लाई में कौन सा? सर, प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. कोई डाउट है क्या? इट हैज पॉजिटिव स्लोप. डिमांड में क्या था? नेगेटिव स्लोप. मान लो अगर आपको डिमांड और सप्लाई का डिस्टिंग्विश आ गया, रट्टा मारने की जरूरत लगेगी क्या? नहीं. डिमांड में डिमांड का मीनिंग लिखना, सप्लाई में सप्लाई. ठीक है. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव स्लोप, इट इज पॉजिटिव. 3 पॉइंट काफी है. और अगर दो में से दो ऐसा लगा, डर लग रहा है, मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक डिमांड का बनाना डाउनवर्ड और एक सप्लाई का बनाना अपवर्ड. बस दो में से दो 100% मिलेगा. ठीक है. जब डायग्राम सही बनाते हैं तो पूरा मार्क्स मिलता है. नाउ पे अटेंशन. व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई? देखो, इसका जो अजम्पशन है वो आपके लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन से बिल्कुल मिलता जुलता है. और ये जो अजम्पशंस है, ये सारे अजम्पशंस आपके कौन से रिलेटेड है मालूम है? फैक्टर से रिलेटेड है. कौन से? फैक्टर्स. जैसे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है. फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस, टैक्सेशन पॉलिसी, लेवल ऑफ इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन. ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया है, याद रखो, ये सेम पॉइंटर आपने डिटर्मिनेंट्स में किया हुआ है. डिटर्मिनेंट्स अंडर डिमांड के लिए भी सेम डिटर्मिनेंट है और सप्लाई के लिए भी सेम डिटर्मिनेंट है. क्लियर है क्या? और जब इन्हीं डिटर्मिनेंट के आगे आप नो
चेंज इन, और पॉइंटर लिखते हो, है ना, या फिर पॉइंटर के आगे लिखते हो कांस्टेंट, तो अब आपका क्या बन जाएगा, वो अजम्पशन बन जाता है। क्या बन जाता है, अजम्पशन। मतलब एक आंसर बाहर करो, 4 जगह पे काम आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड याद किया, तो जहां जहां डिमांड था वहां पे क्या करने का, सप्लाई, 2 आंसर हो गया। और वो जो हेडिंग था, उस हेडिंग के आगे नो चेंजिंग लगा दिया, तो लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशन का भी काम करेगा और लॉ ऑफ सप्लाई के एजम्पशन का भी वही काम करेगा। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। 10 बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यानी अगर मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, ये चारों में या दोनों में से कोई भी किसी का भी एक आंसर बाहर कर लिया, तो सिर्फ क्या करना है, वर्ड चेंज करना है, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम। कंज्यूमर की जगह पे सप्लायर आ जाएगा, डिमांड की जगह पे क्या आ जाएगा, सप्लाई, और ये हो गया डिटर्मिनेंट, उसके आगे नो चेंजिंग लगा दे तो आपका क्या बन जाएगा, अजम्पशन। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि भाई साहब हमारा डिमांड जो सप्लाई कब है वो कैसे जाना चाहिए सर, अपवर्ड। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होना चाहिए सर, बढ़ना चाहिए। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी क्या होना चाहिए सर, कम होना चाहिए। बट ये कब पॉसिबल है, जब ये सारे फैक्टर्स में चेंजेस नहीं होंगे तब। पहला, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ, मानो एक चाय बेचने वाला चाय और कॉफी दोनों बेच रहा है, ठीक है, चाय और कॉफी दोनों बेच रहा है, चाय का प्राइस बढ़ गया, चाय का प्राइस बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बढ़ा ही नहीं, तो सप्लायर क्या बोलेगा, भाई मेरे को मार्जिन किस में ज्यादा है, प्रॉफिट किस में ज्यादा है, प्रॉफिट किस में ज्यादा है, मेरे को कॉफी में ज्यादा मार्जिन है कि चाय में ज्यादा मार्जिन है, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट किधर मिल रहा है, उस हिसाब से वो क्या करेगा, अपने सामने वाले कस्टमर को अपनी डिमांड फुल बोलते हैं ना, उसके ऊपर इंपोज करने वाला है। फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है क्या, नहीं, यहाँ पे किसका मैटर करता है, सप्लायर का। सप्लायर को प्रॉफिट किधर है, मान लो 1 कप कॉफी बनाने के बाद उसको 5 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, और यहाँ पे चाय पत्ती का प्राइस बढ़ने की वजह से उसको जो प्रॉफिट 8 रुपया होता था वो 5 रुपए पे आ गया, तो वो क्या बोलेगा, यार दोनों पे तो सेम हो रहा है, अब तक उसको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो कॉफी का प्राइस मार्जिन बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, कस्टमर को बोलेगा सर कॉफी तो या चाय अवेलेबल नहीं, अभी मैं आपको क्या दे सकता हूँ, कॉफी, क्योंकि उधर उसको क्या मिल रहा है, ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो है प्राइस अगर चेंज होता है तो सप्लाई भी क्या होगा सर, उसका चेंज होगा, बिकॉज वो चाहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ में आता है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, सप्लाई कम होगा, सप्लाई या प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री, एक एग्जांपल दो, पेन और रिफिल। वैसे तो आज तक तुम लोग ने कभी रिफिल खरीदा नहीं होगा शायद, नए जमाने के बच्चे, रिफिल जल्दी लेता ही नहीं कोई, और मान लो रिफिल का प्राइस अगर कम हो रहा है तो लोग पेन खरीदेंगे क्या, लोग किससे काम चलाने वाले हैं, रिफिल से, नया रिफिल खरीदने का। अभी रिफिल और पेन के प्राइस में ज्यादा फर्क होता नहीं है, बट अगर मान लो रिफिल समझते हो, 5 रुपए का पेन लेक्सी होता है या वगैरह में, इसमें रिफिल आता है, मान लो आपका जो पेन है वो 5 रुपए का है, और जो रिफिल है वो 2 रुपए का आता है, ठीक है, 5 रुपए का क्या है, पेन, 2 रुपए का क्या है, रिफिल। एक अच्छा बच्चा होगा तो वो क्या बोलेगा, 2 रुपए का तो रिफिल है, एक काम करता, 5 रुपए की पेन खरीदने से अच्छा क्या खरीदूंगा, 2 रुपए के रिफिल। ये कंज्यूमर सोच रहा है, कौन सोच रहा है। अब मुझे बता, सप्लायर आपको क्या चिपकाएगा, पेन या रिफिल, क्यों, क्योंकि उधर ज्यादा प्रॉफिट है ना, तो वो क्या बोलेगा, बेटा रिफिल नहीं है, तो आपको मजबूरी में क्या लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। मानो अब ये 5 रुपए का पेन गिर के हो गया 3 रुपया, रिफिल 2 रुपए का ही है, तो क्या पेन का प्राइस गिर गया, यस। पहले पेन पे 2 रुपया प्रॉफिट होता था, अब प्रॉफिट है क्या, नहीं,
नो प्रॉफिट नो लॉस, बट पेन पे आज भी प्रॉफिट, रिफिल पे आज भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, अब पेन से ज्यादा क्या रहे, बेटा एक काम कर, पेन मत ले, रिफिल लेके जा, तेरा पैसा भी बचेगा, ठीक है। उसका पैसा बचाने के बाद, क्यों, क्योंकि ही वांट्स टू मेक प्रॉफिट। अरे समझ में आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे वो हमेशा एक चीज याद रखो, सप्लायर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचेगा, प्रॉफिट के बारे में। उसका प्रॉफिट अगर कट ऑफ हो रहा है तो वो अल्टरनेटिवली किसी और गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाने वाला है। फिर आता फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस। अगर किसी फ्यूचर के प्राइस के ऊपर कोई चेंजेस वगैरह करना है, मान लो सप्लायर बोलेगा, जाके मम्मी को बोलिए पानी की बोतल का प्राइस है ना बढ़ने वाला है, अब बढ़ने वाला है तो कंज्यूमर वो क्या करेगा, आएगा और ज्यादा खरीदेगा, और वो आज ही प्राइस क्या कर रहा है, बढ़ा के रख बेच रहा है, कल और बढ़ाएगा, कल परसों और बढ़ाएगा, उसके बाद और बढ़ाएगा, तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। वो बोल बोल के कंज्यूमर से आज ज्यादा सामान खरीदवा रहा है। सो इसको कहते हैं फ्यूचर प्राइस में अगर चेंजेस होगा तो सप्लायर कंज्यूमर को सामान ज्यादा खरीदने के लिए कहता है, जिससे वो ज्यादा का बोलते हैं प्रॉफिट कमा सके। टमाटर का प्राइस 200 रुपए टच करके नीचे आया, एग्री, तो वो टाइम पे जो दुकान वाला है उसने टमाटर बेचने से मना किया क्या, तुमने खरीदने से मना किया, लेकिन उसने बेचने से मना किया क्या, नहीं। जिसने 40 रुपए किलो टमाटर लाके गोडाउन में जमा करके रखा था, उसकी तो चांदी हो गई, और वो कितने में बेचा है, 200 रुपए किलो, और वो कस्टमर को बार बार कहता है, अरे भाभी अभी तो और प्राइस बढ़ेगा, ये तो अभी झांकी है, पूरा दौर तो बाकी है। बोले ऐसा, एक काम कर 2 किलो दे दो, तब वो क्या कर रहा है, डबल बेच रहा है। जहां पे वो 1 किलो खरीदने आई थी, वहां पे अभी वो कितना खरीद के जाएंगे, 2 किलो। कस्टमर को डराया जा रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा। और मान लो किसी दिन प्राइस थोड़ा कम हो जाता, अरे कुछ नहीं, आज स्टॉक जल्दी आ गया, इसके वजह से कल वापस बढ़ेगा, तो और इस तरीके से। तो फ्यूचर के प्राइसेस के हिसाब से आप क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करवाते हैं। फिर आता है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी जहां पे गवर्नमेंट ने 10-18% टैक्स लगाया, अब गवर्नमेंट बोलेगी वही सामान के ऊपर 28% टैक्स लगाते हम लोग, तो जो सामान 118 में बिक रहा था अब कितने में बैठे बिकेगा, 128 में। कस्टमर 128 का सामान बेचेगा, खरीदेगा क्या, नहीं, वो कितने पे खरीदना पसंद करता है, लेकिन सप्लायर क्या बोलेगा, मैं इतना याला खरीद लो क्योंकि प्राइस और बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेशन पॉलिसी बढ़ा दी तो सामान बिकना कम हो जाएगा, सामान बिकना कम हो जाएगा। सो वो क्या चाहता है, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज ना हो। हाँ, अगर ये टैक्सेशन पॉलिसी नीचे आ गई, 18 की जगह पे कितना आ गया, 6% आ गया, तो जो सामान 118 का था वो कितने में होगा, लेकिन वो क्या बोलेगा ना, मैं 118 में मिल रहा है लेके जाओ, इससे भाव और बढ़ेगा ताकि उसको 12 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सके, समझा। लेवल ऑफ इनकम, कस्टमर की लेवल ऑफ इनकम बढ़े तो सप्लाई क्या करेगा, वो डिमांड करेगा, बट सप्लायर क्या चाहता है, उसकी लेवल ऑफ इनकम है ना, और दो, उसको सुपेरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट चिपकाएगा। अभी देखो किसी गरीब आदमी और अमीर आदमी में क्या फर्क है, खाने और रहने खाने पीने का लाइफस्टाइल में फर्क है। आप रहते कहां पर हो और वो कहां पे रहता है, दोनों में फर्क है। वो हमेशा एसी में रहना पसंद करता है, आप जैसा मिल जाए वैसा चलेगा, क्योंकि उसके इनकम में क्या है, फर्क है, उसके इनकम और आपकी इनकम में क्या है, फर्क है। आपके पूरे पापा मम्मी के जो पूरे महीने की पगार है ना, वो शायद उसके एक दिन का खर्चा होगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ इनकम अलग है ना, तो वो अपने इनकम के हिसाब से क्या करता है, डिमांड करता है, और उसके हिसाब से वो जहां जाएगा उसकी सप्लाई भी उसी हिसाब से होने वाली है। हम अपना शॉपिंग करने के लिए किधर जाते हैं, लिंकिंग रोड, फैशन स्ट्रीट, लेकिन वो कहां जाएगा, मॉल में जाएगा, बड़े बड़े। अपन का पप्पा बोले ये दिवाली में 5,000 रुपया तेरा कपड़े का बजट है, अरे उसका जींस का बजट ही 5,000 है, समझ में आ रहा है। तो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड है कि आपका सप्लाई क्या होना चाहिए। टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस एंड फैशन, समय समय पे टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस कस्टमर का चेंज होता है, तो सप्लायर को सफर करना पड़ता है ना। अगर मान लो किसी कस्टमर ने बोला मेरे को नया ट्रेंड आ गया, तो जो पुराने ट्रेंड वाला कपड़ा उसने लाकर रखा है वो तो आउटडेटेड हो गया। वो चाहता है ना कस्टमर वैसा ही प्रोडक्ट पहने। कोलगेट की बेचने वाली कंपनी क्या चाहती है,
कोलगेट वैसा का वैसे बना है, कस्टमर का टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस चेंज होना नहीं चाहिए। अगर किसी कोलगेट के कंपनी बंदे को किसी ने बता दिया तेरे दांतों में क्या क्या हो रहा, दुख रहा है, एक काम कर तू मिसवाक लगा, तो उसने मिसवाक, डाबर रेड पेस्ट वगैरह ट्राई किया, तो कोलगेट का तो कस्टमर गया, क्योंकि उसकी उसकी हैबिट चेंज हो गई, उसका टेस्ट चेंज हो गया। तो क्या वापस से वो कोलगेट डिमांड करेगा? नहीं। तो सप्लायर तो गया ना उसका। तो सप्लायर चाहता है कि कस्टमर का किसी भी तरीके का टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि वो रेगुलर सप्लाई करता रहे। एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज नहीं। पहले घर में 3 लोग थे, अब घर में 2 बचे, तो सप्लाई ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। तो आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन भी मैटर करता है कि आपको किस तरीके का सप्लाई रेगुलर करना है या नहीं। अब आ जाओ एक्सेप्शन। व्हाट इज एक्सेप्शन? व्हाट इज एक्सेप्शन? आपको आज तक ये सिखाया गया कि आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो हमेशा ऐसा है, अपवर्ड है। एक्सेप्शन बोलता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा है, उल्टा। समझा? लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा उसका क्या करने की कोशिश करता है? उल्टा करने की कोशिश करता है। सो एंटीसिपेशन अपॉन फ्यूचर प्राइस। अगर आपको फ्यूचर के प्राइस के बारे में पता चल गया और आप कस्टमर नहीं, आप क्या हो? सप्लायर हो। मानो मैं ये पानी की बोतल बेचने के लिए बैठा हूं, मेरे पास ऐसे 100 बोतल मेरे पास है। कितनी बोतल है? 100 बोतल है। एक बोतल का प्राइस 10 रुपया, तो 100 बोतल का प्राइस 1000 रुपया हुआ। मुझे कहीं से टिप मिल गई, कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस बोतल का जो प्राइस है वो कल बढ़ने वाला है। क्या होने वाला है? मैंने उसको पूछा कितना बढ़ा, बोला एक बोतल जो 10 की अभी मिल रही है वो 15 की कल से बिकेगी। तो ये मैं क्या करूंगा? जहां मुझे आज दिन में 100 बोतल बेचनी है ना, वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 15-20 बोतल बेचूंगा। पता है क्यों? क्योंकि कल मैं 5 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक बोतल पे कमा सकता हूं। क्यों? फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। और मान लो किसी ने मेरे को कल कहा कि ये जो पानी की बोतल जो 10 रुपए में मिल रही है ना, कंपनी वालों की आज मीटिंग हुई, कल से ये पानी की बोतल 5-5 रुपए में मिलेगी। गवर्नमेंट ने कहा पानी पीना सबका अधिकार है, तो पानी की बोतल जो आधा लीटर के 10 में मिल रही है, कल से वो 5-5 रुपए में मिलेगी। तो मैं तो फंस गया। मैं तो 10 रुपए में खरीदा, 9 में खरीदा, 10 में बेचा, 1 रुपया प्रॉफिट। तो मैं क्या करूंगा? अब मैं कस्टमर को बोलूंगा ये है ना, ये लेके जाओ, 10 में दो, 9 रुपए ही दो। कस्टमर 10% डिस्काउंट दे रहा है मेरे को, ले लेता सब उसको। तो मैं क्या कर रहा हूं? लॉस से बचने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्यूचर में प्राइस अगर चेंज होगा तो मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा? वैसा ही चेंज हो जाएगा। अब इसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन मेरा से एंटीसिपेशन क्या हो गया? उल्टा। समझा? फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है तो आज ज्यादा प्राइस पे भी मैं कम सामान बेचूंगा, क्योंकि प्राइस और बढ़ने वाला है, और बढ़ेगा तो और प्रॉफिट के लालच में मैं यहां पर कम सप्लाई करने वाला हूं। सेकंड, लेबर सप्लाई। सेकंड क्या है सर? लेबर सप्लाई। ये लेबर सप्लाई ज्यादातर कंडीशन कौन सी है मालूम है बेटा? बैकवर्ड बेंडिंग। क्या है सर? बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई भी सप्लायर यानी जब कोई भी लेबर इनिशियल टाइम पे, इनिशियल मतलब पहली बार जब जॉब पर आता है तो बहुत एनर्जी के साथ आता है कि भाई मेरे को काम मिला है, मैं अच्छे से काम करूंगा। वो और मेहनत करता है, उसको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन मतलब पगार भी बढ़ता है। जैसे जैसे उसका औहदा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी पगार बढ़ती है। लेकिन एक लेवल ऑफ टाइम के बाद पगार तो बड़ी होती है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके एफिशिएंसी, काम करने की शक्ति, काम करने की काबिलियत थोड़ा सा कम आ जाता है, क्योंकि पगार उसको अच्छा खासा मिल रहा है। वर्कर नॉर्मली प्रेफर लेजर आफ्टर रीचिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वेज लेवल। सर्टेन अमाउंट ऑफ वेज लेवल। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल इनिशियल डेज, जब मैं आज से 10 साल 11 साल पहले देखता हूं अपने आप को, तो जब मैं नया नया टीचिंग फील्ड में
उतरा था इन द सेंस पढ़ा तो पहले से रहा था, बाहर काम करना जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को बोलता था एक भाई गोरेगांव जाएगा क्या पढ़ाने के लिए, हाँ भाई जाएगा, अपन जाते थे। कितना मिलेगा, तो घंटे किसी ने 250 रुपया 1 घंटे का दे दिया, तो अपन सोचते थे 3 घंटा पढ़ेगा तो 750 रुपया मिलेगा। फिर एक ने बोला कि भाई गुधोबी घाट में भी एक क्लास है वहां पे करेगा क्या, बोला करेगा। उधर गया तो बोला 130 रुपए 1 घंटे का मिला। बोला चल ठीक है, काम इंपॉर्टेंट, अपने लिए पहले से काम इंपॉर्टेंट है, पहले काम करूंगा फिर नाम बनाऊंगा, अपना पैसा बाद में आएगा। काम करना चालू किया, धीरे 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 कैलिबर सब कुछ जो करना था सब किया, धीरे धीरे किया। अगर अब मुझे कोई बोलता है सर 250 रुपए में आओ, नहीं आएगा मैं, क्योंकि मैं अपने वेज लेवल के एकदम ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां पे मेरे पास एक्सपर्टाइज है, मेरे पास कैलिबर है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। और उस टाइम पे तुम मुझे बोलेगे 250-300 रुपए घंटे पे पड़ा, भाई मैं आने वाला नहीं है। तो मेरे को, मैं टैक्सेशन के लिए अभी बोरीवली गया था, मैं लॉकडाउन के पहले भी जाता था, और लॉकडाउन के बाद मेरे को फोन किया गया तो वो बोला ठीक है मैं आता है अभी, तुम बोले तो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बस मांगना नहीं। अपना तो यही डायलॉग है। फिर मेरे को पूछता आप कैसे हो, मतलब जिंदा, अपना पहले से ही आदत है। तो बोले सर आप आओगे, बोले हाँ सर आऊंगा। सर कितना लोगे, जो आप दोगे, ये तो बोल देते हैं। लेकिन जब पहला लेक्चर देने जाता हो तब बोल देता भाई पैसा क्या रहेगा पहले क्लियर करो। क्या पता, क्योंकि नए टीचर्स के साथ ऐसा होता है, बेचारे 10-10 लेक्चर पढ़ाते हैं, बाद में बोलते हैं सर आपका बच्चे लोग का समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसे टीचर लोग को बोलता हूँ कि बिंदास पैसा लेके आने का, नहीं मिलता तो 4 बेंच उठा के लेके आने का। तो मैं गया, बोरीवली गया, बोला सर टैक्सेशन बढ़ाने के लिए गया, एक लेक्चर दिया, मेरे को मालूम है मैं रिजेक्ट होने वाला ही नहीं है, इसलिए अपना एटीट्यूड सिंपल है, डेमो देने आऊंगा। नहीं सर डेमो किसका पहले डिसाइड करो, मेरा डेमो कि बच्चे का डेमो। मेरे को, मैं कैसा पढ़ाता मेरे को जानने का, जाके यूट्यूब चैनल पे देखो सब वीडियो पड़ा है, मैं कैसा पढ़ाता मालूम पड़ेगा। बच्चों का डेमो ना, तो बच्चों को पूछो ना, मेरे को मेरा पैसा दो, मैं आएगा पढ़ाएगा जाएगा, उसके बाद तुम डिसाइड करो रखने का है कि नहीं रखने का है। तो मैं गया लेक्चर लिया, बच्चे लोग बोले सर डन, यही सर आने चाहिए। ऑफिस में आए, सब बच्चे लोग को तो बहुत पसंद आया। अब आप बताओ कितना, बोला 1000 रुपीज पर आवर लूंगा, 1000 रुपया 1 घंटे का। बोला सर इतना तो नहीं जमेगा। बोला सर जयराम जी की चाय पिला, थैंक यू, कल टी। क्योंकि अभी 2 घंटे का लेक्चर लेने के लिए 2 घंटा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, 2 घंटा जाने का 1 घंटा, आने का 1 घंटा, 2 घंटा लेक्चर, 4 घंटे का टाइम। तो अगर आप सोचो 1000 रुपए 1 घंटा, तो भाई मेरे लिए तो 500 रुपए पड़ा लोगों से करने। तो इसका मतलब क्या, मेरे एक वेज लेवल पर आने के बाद, समझा, इनिशियल टाइम में वो बहुत अच्छा लगता है, वो एनर्जी ज्यादा मिलेगा, 1 क्लास मिला, 2 क्लास मिला, 3 मिला, 4 मिला एट अ वन टाइम। लॉकडाउन के पहले तो मैं 5-5 क्लासेस में पढ़ाता था। सुबह गाड़ी लेके निकलने का 6:30 बजे, सबसे पहला लास्ट बोरीवली, ठीक है, बोरीवली जाने का, लेक्चर लेने का, 9 बजे निकला कांदीवली, 9:15 बजे लेक्चर, कांदीवली में 9:15 से लेके 10:30 बजे तक लेक्चर लिया। वहां से निकला 15 मिनट में मलाड में लेक्चर लिया, वहां से निकल के गोरेगांव से लेक्चर लेके सीधा सैंटा क्रूज। ऐसा ये 4-5 क्लास था, उधर आसपास में गया। अब नहीं भाई, अब ऐसा लेवल हो गया कि अपने को पैसा ज्यादा मिलेगा, बट काम क्या करना, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करना है, एकदम चुन कर करना है। तो जब कोई भी वेजेस, जब कोई भी वर्कर अपने काम करने के इसमें एक लेजर टाइप, यानी बोलते ना आलस जैसा बोल सकते हैं, पैसा मिल रहा है ना, अरे मैं काम करूं ना करूं, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, चलेगा। क्या होगा, मैं मेहनत करूंगा 2 लाख रुपए आएगा, काम चोरी करूंगा 1.5 लाख आएगा, आ रहा है ना, छोड़, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया वो। तो वर्कर भी है, देयरफॉर आफ्टर रीचिंग दैट हाई लेवल ऑफ वेज, the labor supply will decline, even they are offered more wages। so उसके बाद तुमको 2 लाख दो, 4 लाख दो, 6 लाख दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बोला ठीक है, जो मिल रहा मेरे लिए काफी है।
supply labor can become backward bending curve indicating the initial the supply of the labor is directly related to the wage, but after a particular limit of a wage level the supply of labor become inversely related to the. धीरे धीरे उसका जब प्राइस लेवल बढ़ रहा था तब तक तो ठीक था, बाद में जब उसका वेजेस बढ़ते गया लेकिन सप्लाई करने का मोटिवेशन क्या होने लगा, अरे एक बंदा जो है घर में किसी ऑफिस में झाड़ू पोछा मारता था, उसने वहां से उस बिजनेस की शुरुआत की, आज वो बॉस बन के बैठा है, 200 लोगों की टीम लगाया है, तो अब क्या उसको 8-9 घंटा ऑफिस में बैठने की जरूरत है? जब उसने नया नया चालू किया था तो उसको 200 रुपए मिलता था एक दिन का, उसकी मेहनत को देखा गया, उसको धीरे 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 प्रमोट किया गया, आज वो कंपनी का एमडी है, 8 घंटा काम करता है, पगार 2 लाख रुपए लेता है। अब वो 8 घंटा नहीं भी आएगा ना तो भी 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में, वो 6 घंटा भी आएगा तो भी चलेगा, 4 घंटा भी आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो हाई वेज लेवल तक आ गया है। अब बोले यार जान दे कौन मगजमारी करेगा, पैसा तो आ रहा है, मुझे खाली क्या करना है, कंपनी को मैनेज करना है। क्या करना है? हाई लेवल ऑफ वेज तक आने के बाद आपको लगता है कि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, अब इससे ज्यादा कि मेरे को संतुष्टि नहीं, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। नीड ऑफ अर्जेंट के फंड्स, जब आपको पैसों की सख्त जरूरत होती है, अर्जेंसी है, अर्जेंसी, अब भी तुरंत पैसा चाहिए, तो आप क्या करते हो, कोई भी कमोडिटी कम से कम प्राइस पे बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हो। मेरे पास 100 बॉटल पानी का पड़ा है, 1000 रुपए मेरा अटका है, मुझे अभी फिलहाल पैसों की सख्त जरूरत है, तो मैं इसका प्राइस कम करके बेचने के लिए भी क्या हो, तैयार हूं, ताकि मुझे तुरंत क्या मिले, कैश मिले, अर्जेंसी ऑफ कैश। चेंज इन फैशन, ऑब्वियसली फैशन चेंज होगा, तो मेरा पैसा क्या हो गया, अटक गया। तुमने जियो का नाम सुना होगा, टाटा एयरटेल का नाम सुना होगा, वोडाफोन आइडिया का नाम सुना होगा, क्या चेंज इन फैशन, तो प्रेस्टीज गुड्स होगा ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, पेरिशेबल होगा, है ना सब। चेंज इन फैशन, फैशन में चेंजेस आएगा तो मेरा पैसा तो अटक गया, है ना। तो अगर मेरा पैसा, जैसे मान लो कि ज्यादातर भी कॉलेज के फेयरवेल में वगैरह देखा रहेगा आप लोग ने, नॉर्मली कॉलेज के फेयरवेल में क्या बोला जाता है कि आओ आप ड्रेसअप हो के आओ, खाना वाना खाओ और चले जाओ। अच्छा वो भी नहीं देते, होता है बेटा, कभी कभी तुम्हारी शक्ल देख के भी नहीं देते, और मालूम रहता है ना, हावड़े लोग आते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ खाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग सच में एक्टिविटी पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, कुछ लोग सेलिब्रेशन के लिए आते हैं, कुछ लोग मेमोरी के लिए आते हैं, है ना, कुछ लोग फैशन के लिए आते हैं और कुछ लोग सेंसेशन के लिए आते हैं ऐसा जैसा होता है ना, किसी की एंट्री होती है तो सारे लड़के उसको देखते रहते हैं, गजब ढा रही हो, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। अब अगर फैशन में चेंजेस आ रहा है, जैसे कोई बंदा है जो खादी भंडार लेकर बैठा है, खादी भंडार, अब वो बेचारा बैठा का बैठा ही रहेगा, कोई धंधा आने वाला नहीं है, क्योंकि खादी का कपड़ा शायद ये भी कोई पहनता है, और जो पहनता वो इक्का दुक्का लोग आके तो ले खरीदने वाले ही है, लेकिन बाकी का जो ट्रेंड चेंज हो गया उस वजह से सबसे ज्यादा, जैसे टेलर होता है, टेलर पहले होता था कपड़ा सिलवाते थे लोग, अपने फिटिंग के हिसाब से कपड़े पहनते थे, अब लोग रेडीमेड कपड़े पे शिफ्ट हो गए, तो जो टेलर का जॉब है वो खतरे में है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन फैशन। फिर आता है पेरिशेबल गुड्स, भाजी वाले को देखने का, सुबह के टाइम पे मेथी 30 रुपए जोड़ी, 30 रुपए जोड़ी, 30 रुपए जोड़ी, दोपहर को 25 का जोड़ी, 25 का जोड़ी, 25 का जोड़ी, शाम को 20 का जोड़ी, 20 का जोड़ी, 20 का जोड़ी, 9 बजे के बाद 10 की जोड़ी, 10 का 3 लो, 10 का 5 लो, अरे लेके जाओ, फ्री में लेके जाओ, अरे काहे, पेरिशेबल, उसको पता आज के आज बिकने वाला नहीं है, और अगर ये रहेगा तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, घर में जो लेकर जाएगा वो कम से कम फ्रिज में तो रखेगा, वो कल उसकी बीवी काट के पालक की दाल वगैरह कुछ तो बनाएगी, मेथी का पुलाव बनाएगी, मेथी का पकौड़ा कुछ तो बनाएंगे, यहाँ पे रहेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मेथी का पुलाव नहीं खाते तुम लोग? सच में मेरी वाइफ बनाती है,
तुम लोग टॉप करो उसके बाद। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ रिसेशन। पीरियड ऑफ रिसेशन, मंदी का जब दौर आता है, मंदी मतलब जब आपका बिजनेस डाउनफॉल में आता है, मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, खरीदने वालों की कमी होती है बट बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। खरीदने वाला है ही नहीं, बेचने वाले बैठे हैं, तो वो क्या चाहते हैं, कस्टमर आए और हमारा सामान खरीदे। कैसे खरीदेगा जब कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है? सो वो अपना प्राइसेस क्या करते हैं, नीचे करने की कोशिश, कम से कम मार्जिन पर भी बेचने के लिए वो क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो इन सभी केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, अप्लाई होता है। और वो सभी केसेस में जब एक्सेप्शन आ जाता है तब वहां पर आपका सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर है क्या? नाउ जैसा हमने वहां देखा था वेरिएशन इन डिमांड, वैसा हमें यहां पर भी देखना है वेरिएशन इन सप्लाई। पक्का? वहां पर क्या देखा था, यहां पर दोनों में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम, कॉपी एंड पेस्ट, समझा? खाली आप क्या करो, वहां पे डिमांड किया था, वो डिमांड का आंसर सामने रखो और उसको सप्लाई में कन्वर्ट करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। When the supply for a commodity falls or rise due to change in the price alone, देखो जो मैं लिखवा रहा हूं, ये जो लिख के मैंने दिया है, मैंने वर्डिंग ऑलमोस्ट सेम रखी है ताकि एक वर्डिंग पे दोनों काम हो जाए। जहां पे मैंने सप्लाई लिखा है वहां पर क्या था, डिमांड, ताकि आपको याद ज्यादा न करना पड़े। एंड बाकी के फैक्टर क्या रहेंगे बेटा, सेम। वेरिएशन में क्या चेंज होता है बेटा, प्राइस। बाकी के अदर फैक्टर क्या रहते हैं सर, सेम। अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर है क्या? इसके अंदर दो चीज आती है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, याद है? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, राइज, कॉन्ट्रैक्शन, फॉल। सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई गिरता है, क्योंकि क्या हो रहा है सर, प्राइस के वजह से। राइज इन सप्लाई, राइज इन प्राइस, फॉल इन सप्लाई, फॉल इन प्राइस। क्लियर है? हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई। बाकी के फैक्टर में कोई चेंजेस हो रहा है क्या सर? नहीं। Expansion of the supply takes place only due to the rise in price. All the factor remain, no effect on other factors. वहां पर भी contraction takes place due to fall in the price. यहाँ पर क्या था सर, rise in the price. यहाँ पर क्या था, बाकी के फैक्टर क्या है सर, सेम। ठीक है, यहाँ पर आपको अब यहाँ पे मूवमेंट अगर आपको समझना है तो जरा ध्यान दो। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक आपका प्राइस रहेगा, एक आपका सप्लाई, प्राइस और सप्लाई। ठीक है, ये आपका क्या है सर, सप्लाई कर्व। ये आपका क्या है, सप्लाई कर्व। क्लियर है क्या? है ना? अब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे शिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड में ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? अब कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस कम हो रहा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, P2 S2, P2 और, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे बेटा एक्सपांशन, इसको बोलेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्शन। पहले वाले में क्या आएगा, एक्सपांशन, दूसरे वाले में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है क्या? एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। फिर आ जाओ चेंजेस इन डिमांड। सप्लाई वर्ड चेंज कर रहा हूं खाली मैं। When the supply for a commodity falls or rise due to the changes in other factor, but price remain constant. Price remain constant. Clear है? अब इसमें दो जाएगा, चेंजेस इन सप्लाई, सॉरी इंक्रीज और डिक्रीज। सेम, when the more commodity supplied at the same price, सर यहाँ पे मोर है तो वहां पर क्या आएगा, लेस। खाली किसका फर्क है, मोर और लेस। प्राइस रिमेन सेम।
increase and supply takes place due to the favorable change in other factor, price of the commodity remain same. यहाँ पे इंक्रीज की बात करा है, किसकी बात करा है सर? इंक्रीज। और वहां पर किसकी बात करेंगे सर? डिक्रीज की। क्लियर है? बाकी के प्राइस सेम रहेगा, फैक्टर चेंज होगा। पक्का? अगर मैं सप्लाई कर्व की बात करूं तो पे अटेंशन, ये आपका प्राइस है और ये आपका सप्लाई है। ये आपका सप्लाई कर्व हुआ। मानो आपने प्राइस बढ़ाया, अरे प्राइस आपका क्या है सर? सेम है। ओ माय डियर, प्राइस आपका क्या है? सेम है। सप्लाई आपका आगे भी जा सकता है, सप्लाई आपका, अच्छा सप्लाई आगे की तरफ गया तो इंक्रीज इन सप्लाई, और सप्लाई अगर नीचे की तरफ आया तो डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है? ये आगे की तरफ जा रहा है और ये पीछे की तरफ आ रहा है। क्लियर है क्या? लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आखिरी पार्ट बचा है। हर बिजनेसमैन को किसके बारे में सोचना है सर? कॉस्ट। अरे तुमको पता ही नहीं है, तुमने वो सामान बनाया कितने में, बेच सकते हो क्या? अगर तुम अंदाजे से कोई सामान बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट होने वाला। बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बेचने से पहले हर बिजनेसमैन को क्या पता होना चाहिए सर? उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता होना चाहिए कि वो सामान कितने में बन रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर ही आप अपना प्रॉफिट ऐड कर सकते हो और उसके बाद आप अपना सेल भी डिसाइड करोगे। So when an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various input like raw material, labor, capital, etc. He has to make payment for the input. The expenditure incurred on this input is called as cost of production. अरे हर बिजनेसमैन को अलग अलग तरीके के खर्चे करने पड़ेंगे। मटेरियल का खर्चा करना पड़ेगा, लेबर का खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, पैकेजिंग का खर्चा करना पड़ेगा, रेंट बेयर करना पड़ेगा, लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल का खर्चा करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। और ये जो खर्चा वो इसके प्रोडक्शन के लिए करता है, उसी को क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट में दो चीजें इंक्लूड होती है, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। रेंट और सैलरी, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन, ये फिक्स कॉस्ट है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, कमीशन, ये सब क्या है? वेरिएबल है। तो कॉस्ट के अंदर दोनों चीज आती है, कौन कौन सा? फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिर बात करते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मम्मी घर पे खाना बनाती है, मम्मी ने बोला चलो आज पार्टी करते हो, तो तुमने बोला पार्टी में क्या बनाए? बोले वड़ा बनाएंगे। ठीक है, मम्मी ने बोला एक काम करो, 2 किलो आलू लेकर आओ। तो ऐसा तुमने 10-15 आइटम मम्मी ने लिख के दिया, और वो सारा लेकर आने के बाद उसका कॉस्ट टोटल 300 रुपए का खर्चा किया। कितने रुपए का? मम्मी ने बोला 300 रुपए का खर्चा प्लस 50 रुपए तेल पानी पकड़ो, 350 हो गया। ठीक है, अब इस 350 में सब बनाए बनाने के बाद पता चला कि 350 रुपए में टोटल 50 वड़ा निकला है। कितने वड़े? तो यानी एक वड़े का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एवरेज कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एवरेज कॉस्ट। समझा? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट जो आपने अभी तक किया, यानी 350 रुपया मम्मी ने सब बना के रख दिया। अब तुम मम्मी ने क्या किया? सब पार्टी कर दिया, पप्पा आ गए, बोले वाह रे वाह, मेरे को छोड़ के बाकी पूरा खानदान जश्न मना रहा है, हमको पार्टी कौन देगा? तो मम्मी बोले ठीक है, आप 10 मिनट बैठे, हम आपके लिए भी बना देते। तो मम्मी ने क्या किया? अब 350 का जो खर्चा था वो मार्केट से लाके किए थे,
अब पप्पा के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला एक काम कर, पप्पा है थक कर के, जब तक वो फ्रेश होंगे 10-15 मिनट मिलेगा, एक काम कर बाजू वाले दुकान से लेकर आ जा। तो जो बटाटा 20 रुपए किलो मिला था, अब वो 30 रुपए किलो दे रहा है। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो एक मोटा मोटी आपने वहां से सामान लाया, उसका कॉस्ट हो गया, और 100 रुपए के खर्चे में 10 वड़े निकला, यानी एक का कॉस्ट कितना हो गया? 10 रुपया। तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगा कि कम लगा? ज्यादा, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जब तक चल रहा था तब तक ठीक था, उसके बाद जब एडिशनल कॉस्ट लाना पड़ा उसको बोलते हैं मार्जिनल। ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एट, बोलते ना, एक आपने कप डिजाइन किया, उसके ऊपर आपको आपका फोटो भी चाहिए, तो उसका खर्चा करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? आपने जितना कॉस्ट किया उतना ठीक था, अगर उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं सर? पक्का? हाँ है ना? उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? रेवेन्यू मतलब पैसा कमाने का। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर रिसीव द मनी, पैसा आ रहा है, क्या करने पे आ रहा है बेटा? गुड्स और सर्विस को बेचने पे, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। तुमने मुझे फीस दिया, फीस मेरे लिए क्या हो गई? रेवेन्यू। टीचर की सैलरी मेरे लिए क्या हो गया? कॉस्ट। रेंट मेरे लिए क्या हो गया? कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए क्या हो गया? कॉस्ट। ठीक है, बुक का, स्टेशनरी का कॉस्ट, बुक का कॉस्ट, ये सब क्या है? मेरे लिए कॉस्ट है। बट मेरे लिए सिर्फ एक ही इनकम है, दैट इज फीस। ठीक है, इसमें भी टोटल रेवेन्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, हर एक का फीस होगा, मल्टीप्लाइड बाय 40 स्टूडेंट मल्टीप्लाइड कर लेते, बड़े सौर तो बहुत पैसा छाप रहे, वो टोटल रेवेन्यू। बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, बार बार बोलना पड़ेगा, बिजनेस में जिसको सिर्फ पैसा देखता है वो जिंदगी में कभी धंधा नहीं कर सकता। धंधे में आने की इनकम के साथ साथ जाने की इनकम पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इनकम एक्सपेंस दोनों। फिर आता है एवरेज रेवेन्यू, सेम 5 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 40 स्टूडेंट, तो एक बंदे की फीस आपको पता चल गई, क्या हो गई? एवरेज रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? एवरेज रेवेन्यू। और लास्ट आता है मार्जिनल रेवेन्यू। कभी कभी होता है कि अपने को जो खर्चा इनकम मिल रहा है, अपन उसमें कुछ एक्सटेंसिव कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने साथ में कैमरा लगा दिया, तो मेरी जो टोटल इनकम है उसमें एटलीस्ट कुछ तो बढ़ेगा, वो जो कुछ बढ़ेगा उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलेंगे सर? मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है क्या? कोई डिफिकल्टी? तो सप्लाई एनालिसिस में 3 चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें? 3। पहला मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, उसके पहले आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई। ये कॉन्सेप्चुअल था जो 2-2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क का क्वेश्चन क्या था? लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। एजम्पशन आया तो भी लॉ एक्सप्लेन करना है, एक्सेप्शन आया तो भी लॉ एक्सप्लेन। एक्सेप्शन बोला तो एजम्पशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लॉ एक्सेप्शन, दैट्स इट। अजम्पशन आया तो लॉ और अजम्पशन। 8 मार्क के लिए दोनों में से कोई एक ही आएगा, एजम्पशन या फिर एक्सेप्शन। उसके बाद 2-2 मार्क के कॉन्सेप्ट चालू होते हैं, जिसके अंदर आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। क्लियर है क्या? इस पूरे चैप्टर के अंदर 2-2 मार्क के कॉन्सेप्ट ज्यादा है, और सिर्फ एक क्वेश्चन है जो लॉ ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन, वो 8 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। डिफिकल्टी है क्या किसी को? श्योर? कॉन्फिडेंस? पढ़ते रहो, करते रहो, क्योंकि यू हैव नो ऑप्शंस।